Hey everyone, my name is चंदन सिंह एंड आई एम मेंटर ऑफ 1000 स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था एनसीईआरटीज में हम मैथ्स और साइंस में ब्रह्मास्त्र बैच की शुरुआत करेंगे। उसी में आज हमने मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था, जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें हमने थ्योरी पोर्शन को देख लिया था और आज जो टॉपिक है वो है एग्जाम्पल के सोल्यूशन का। ठीक है, तो आपको ये एनसीईआरटी के आप बुक्स को देख सकते होगे। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, फिर आप यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 और यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3 को देख सकते होगे। अच्छा, 2 ही एग्जाम्पल हैं, चलो ठीक है, 2 ही एग्जाम्पल हैं, 2 ही। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3, इन तीनों जो क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 है उसके सोल्यूशन को। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले देखो, जब तक खुद नहीं सॉल्व करोगे ना, चीज़ें नहीं आएंगी आपको। तो एक काम करना, सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके सोल्यूशन को देखना है तो ग्राफ पेपर तो मस्ट है। ठीक है, और इसके सोल्यूशन को हम बारी बारी से देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 को यहाँ लाया है। कह रहा है कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, और पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 इज कंसिस्टेंट। देखो, कंसिस्टेंट नाम ही इस्तेमाल कर लिया ना। कंसिस्टेंट कहने का मतलब है एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो होगा ही होगा, यानी x और y की ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली, यानी कि इसको हम ग्राफ का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो ग्राफ से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सोल्यूशन लिख के आपको एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। फॉर्मेट कहने का मतलब एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें आपको x और y के वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना देता हूँ, आप देख सकते होगे। यहाँ पे पहले टेबल में आपको x को रखना पड़ेगा और दूसरे वाले टेबल में y को रखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं रख देता हूँ यहाँ x और यहाँ करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू। ठीक है, और ऐसे ही आपको, ये तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया, ऐसे ही दूसरे इक्वेशन के लिए भी आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ, कॉपी या फिर डुप्लीकेट ही कर लेता हूँ, पेस्ट। देखो, 2 अलग अलग तैयार हो गया। अब हमको चाहिए पहला इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन को अगर मैं कंसीडर करूं तो पहला इक्वेशन है x प्लस में 3y = है 6। ठीक है, अगर यहाँ से y की वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे, अच्छा ठीक है, यहाँ मैं रखता हूँ x की वैल्यू को सबसे पहले मैं 0 रख के देखता हूँ। अगर यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3y प्लस में 6। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो y की वैल्यू आ गई है 2। ऐसे ही अब ये देखो, ये रफ का काम है। ठीक है, तो ये रफ के काम को मैं साइड में कर देता हूँ। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू कोई और रखता हूँ, जैसे मैंने 6 रखा है। ठीक है, यहाँ मैं x की वैल्यू को 6 रख रहा हूँ। तो जैसे ही 6 रखूंगा तो ये देखो 6 प्लस में 3y = 6। अब ये 6 को काट देगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ y की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो मैंने 2 वैल्यू को पा लिया है। एटलीस्ट 2 वैल्यू तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 वैल्यूज आपको होनी चाहिए। आप 2 से ज़्यादा भी निकाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो एटलीस्ट 2 वैल्यू से निकालेंगे। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 2x - 3y = 12। यहाँ पर x की वैल्यू को अगर हम, जैसे x की वैल्यू को यहाँ 0 रखते हैं, x की वैल्यू को अगर यहाँ 0 रखते हैं तो देखो इसमें 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। माइनस में 3y = हो गया 12। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। यानी कि x की वैल्यू को हमने जैसे ही 0 रखा है, y की वैल्यू आ गई है -4। ठीक है, पहला वाला तो टर्म आ गया। अब दूसरे वाले टर्म के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर अब x की वैल्यू को हम 3 रख के देखते हैं। तो जैसे ही यहाँ 3 रखोगे तो 3 × 2 = 6, माइनस में 3y = 12। 6 को इधर ले जाओगे तो माइनस में 3y = हो गया 6, देन y = हो गया -2। यानी कि अगर x की वैल्यू को हमने 3 रखा है तो y की वैल्यू आ गई है -2। अब हमारे पास डाटा मिल चुका है। पहले डाटे के अकॉर्डिंग जो पहला हमारा इक्वेशन है, ये पहले इक्वेशन का है, ये दूसरे इक्वेशन का है। तो पहले इक्वेशन में x की वैल्यू एक बार 0 है, एक बार 6 है। तो देखो, यहाँ पर हमको सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ, ये जो है वो हमारा x एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारा जो है वो y एक्सिस है। अब ध्यान दो, यहाँ पर हमको स्केल मानना पड़ेगा। ठीक है, स्केल क्या मानना पड़ेगा, ये देखो, ये पूरा 1 यूनिट जो है 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 0.5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक को 0.5 कहते हैं। ये हमने 1 यूनिट के इक्वल ले लिया। किस पर, ये हमने माना है
एक्स एक्सिस पे। ऐसे ही 0.5 इज इक्वल टू 1 यूनिट हम मान लेते हैं ये वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब हमने यूनिट को कंसीडर कर लिया है। अब चलते हैं वापस हम अपने डाटा की तरफ। यहाँ x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 2 मिली है। तो x की वैल्यू 0 कहने का मतलब है अभी x पे तो हम चले ही नहीं है, यानी यहीं पर हैं, बट y पर कितना पहुंच गए 2 यूनिट। तो 0.5 ये 2 यूनिट बताएगा ना, क्योंकि 0.5 1 यूनिट और अगला 0.5 2 यूनिट बताता है। यानी कि हम पहले पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पहुँच चुके हैं, और ये किसको दिखाता है, ये 0,2 को दिखाता है। ठीक है, अगला जो हमारा x और y की वैल्यू है, x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू c के साथ y की वैल्यू है ये 0। तो x पे 6 कहने का मतलब है पहला हमने चला यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू ऊपर गया ही नहीं, यानी फाइनली हम इस पॉइंट पे हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ दिखाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है, ये दिखा रहा है 6,0 को। अब देखो 2 पॉइंट्स मिल चुका है हमको, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ड्रॉ करते हुए एक ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, और ये जो लाइन है ना, ये लाइन ही बताएगा हमारा कि ये जो लाइन है वो पहले इक्वेशन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अब पहला हमारा काम खत्म हो चुका है। अब दूसरे इक्वेशन के लिए देखते हैं। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4 में है। अब देखो ये अगर हमारा x एक्सिस पॉजिटिव वाला है तो ये -x निगेटिव वाला है। ठीक है, तो x की वैल्यू को हमने लिया है 0, यानी कि इधर अभी गए ही नहीं है। y की वैल्यू मिल गई निगेटिव। y की वैल्यू निगेटिव कहने का मतलब है नीचे की तरफ, यहाँ पर ये नीचे की तरफ y निगेटिव है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा और आगे तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 0 है, यानी कि यहाँ पर है, y की वैल्यू -4 थी, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा -4। तो फाइनली हम यहीं तक पहुंचे हैं, और ये किसको दिखाता है 0, -4 को। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 3 कहने का मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी 1 2 3। y की वैल्यू -2, y की वैल्यू नीचे 1 और 2 यहाँ पे आएगा। अब देखो ये लाइन यहाँ जा रही है और ये लाइन यहाँ जा रही है, तो फाइनली यहाँ मीट कर रहे हैं, यानी अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा। तो अगर इसको हम मिलाएंगे तो ये हमारा मिलेगा x = 3 पे y की वैल्यू -2, ये हो गया 3, -2। ठीक है, आप जैसे देख सकते हो ना, यहाँ 3, -2 है, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब 2 पॉइंट्स इसके लिए भी मिल गए, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ऐसे लाइन खींच देंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो ये दोनों पॉइंट्स मिलाते हुए ऐसे जा रही है। थोड़ा सा इस लाइन को सीधा अगर आप करोगे तो पाओगे ये ऐसे आगे चला गया। ठीक है, अब ध्यान दो, इन पॉइंट्स को ड्रॉ किया है तो ये पहला लाइन मिला है और ये दूसरा लाइन मिला है, और ये दोनों लाइन यहाँ कॉन्साइड कर रहे हैं। यहाँ कॉन्साइड कहने का मतलब है कि दोनों के लिए x और y की यहाँ कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। अब देखो x पे तो वैल्यू मिल चुका है, कितना यूनिट है 6, बट y पे चला ही नहीं है, यानी y की वैल्यू 0 हो गई। यानी यहाँ पर हम यहाँ पेन को मैं चेंज कर ले रहा हूँ, मैं नीला ले रहा हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर ले रहा हूँ ताकि ये दिखे। अब यहाँ देखो, यहाँ x की वैल्यू यहाँ 6 है और y की वैल्यू यहाँ 0 है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ 6,0 जो है ये कोऑर्डिनेट है, और ये दोनों इक्वेशन में है, तो ये दोनों इक्वेशन होने का मतलब है x और y की एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी यही हमारा क्या है, सोल्यूशन है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे फ्रॉम above graph it is clear that given system of linear equation is consistent क्यों? क्योंकि इसके पास एक सॉल्यूशन मिल चुका है, एंड सॉल्यूशन इज x = 6 एंड y = 0। बस इतना आपने लिख दिया, और ये हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व कर दिया। तो आपने देखा ना कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमको सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा, उस टेबल के अकॉर्डिंग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। चलो अगला देखते हैं। ये काम एग्जाम्पल नंबर 2 का आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें इक्वेशन आपको नहीं दिया गया है, आपको इक्वेशन को जनरेट करना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आपको बताऊँ। एग्जाम्पल नंबर 3, Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friend asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirt is 2 less than twice the number of pant purchased. Also the number of skirts is 4 less than
4 times the number of pants purchased. Help our friend to find how many pants and skirts Champa bought. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम फॉर्मुलेट करेंगे पहले इक्वेशन में. ठीक है, तो देखो हमारे पास ये आगे का काम नहीं है. अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, पैंट्स के लिए हम यहाँ x इस्तेमाल कर लेते हैं और ये लिख देते हैं यहाँ पे पैंट्स, और जो हमारे पास स्कर्ट्स हैं उसके लिए हम y इस्तेमाल कर लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स. तो हमने स्कर्ट्स को कितना माना है, y माना है, y. ये y जो है वो 2 टाइम्स लेस देन है 2. ठीक है, यानी कि 2x में अगर 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे स्कर्ट्स के इक्वल हो जाएगा. देन y इज इक्वल टू 2x माइनस क्या हो जाएगा 2. तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू 2x माइनस में 2. नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ परचेज्ड पैंट्स. ठीक है, अब पैंट कितना है, पैंट हमारा x. ठीक है, और हमारा स्कर्ट्स कितना है, स्कर्ट्स है y. देन y इज इक्वल टू हम कह सकते हैं, देखो 4 लेस देन 4 टाइम्स हो, तो 4 टाइम्स कहने का मतलब 4x में से 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो फाइनली हमारे पास रिलेशन आएगा y इज इक्वल टू 4x माइनस में 4. अब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ चुका है. अब इसी के अकॉर्डिंग हमको चाहिए ये टेबल. ठीक है, तो इसलिए मैं इस टेबल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमको इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी. तो दोबारा ड्रॉ करने से अच्छा है कि इसको कॉपी पेस्ट मार देते हैं. यहाँ पर मैंने टेबल को ला दिया है. ठीक है, अब हमको इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हमको इसमें वैल्यू फिट करते जाना है. तो देखो जैसे ही x की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा. देन y की वैल्यू -2 हो जाएगी. तो रख देते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 0, देन y की वैल्यू -2. फिर x की वैल्यू जैसे ही हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखते हैं तो y की वैल्यू देखो 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं. तो 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया 0, यानी x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू आ गई है 0. देखो 2 वैल्यूज से ही हमारा पूरा का पूरा जो लाइन है वो ड्रॉ हो जाएगा. अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे इक्वेशन पे, इक्वेशन नंबर 2 पे. यहाँ x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा 0, y की वैल्यू -4. तो यहाँ x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू आ गई है -4. अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हैं. ठीक है, x की वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं तो ये 4 1 जा 4, 4 में से 4 गया 0, देन y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई. तो हमारे पास 2 डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 हमको मिल चुका है. अब चलते हैं पहले वाले डाटा को लेके हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं. तो ग्राफ हमारे पास ये है, तो इसमें भी हमको स्केल मानना पड़ेगा. जैसे हमने स्केल पुराने वाले में माना था, यहाँ भी वही स्केल मानेंगे. तो मैं यहाँ रेड ले लेता हूँ और ये एकदम मिड पॉइंट पे ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, ये हमने ले लिया है. ये हमारा है x एक्सिस और ये हमारा है y एक्सिस. अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि x की वैल्यू 0 के साथ y की वैल्यू कितनी आई है, -2 आई है. तो x की वैल्यू 0 कहने का मतलब है x की वैल्यू 0 इधर, y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 कहने का मतलब है नीचे की तरफ. तो नीचे की तरफ 2 आओगे तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, यानी यहाँ पर है, क्योंकि x में तो बढ़ा ही नहीं, पॉइंट हमारा यहाँ पे है. तो यहाँ लिखोगे जब आप, तो इसको मैं ब्लैक कलर में कर लेता हूँ. ये पॉइंट है 0, -2 का. ठीक है, अब दूसरे वाले डाटा पे चलते हैं. दूसरा वाला डाटा कह रहा है x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 0. x की वैल्यू 1 कहने का मतलब है कि हम आगे आए हैं इस पॉइंट पे और y की वैल्यू 0, यानी y पे गए ही नहीं हम, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे रहेगा. तो यहाँ पे पॉइंट जब ड्रॉ करोगे तो ये हो जाएगा 1, 0. ठीक है, अब हमको 2 पॉइंट्स मिल गया, तो दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो. जब लाइन को ड्रॉ करोगे तो देखो एकदम एग्जैक्टली आपको लाइन कैसे मिला है. एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि काफ़ी छोटा ये लाइन दिख रहा है. हाँ, अब थोड़ा सा हमारा लाइन जो है वो बड़ा दिख रहा है, ताकि आगे जब दूसरी लाइन ड्रॉ करें तो कोई गड़बड़ी ना हो. दूसरे ग्राफ पे चलते हैं. दूसरे में कह रहा है x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू -4. तो x की वैल्यू 0 का मतलब x पे बढ़ा ही नहीं, y की वैल्यू -4 का मतलब नीचे हम आएंगे. तो ये रहा पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, ये तीसरा और ये चौथा, यानी यहाँ पर आ गए हैं. तो यहाँ पे जब ड्रॉ करोगे यहाँ पे पॉइंट ये हो गया 0, -4 का. ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं. दूसरा कह रहा है x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 0. x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 0, यानी कि हम यही इसी पॉइंट पर हैं. ठीक है, तो यही वाला पॉइंट मिलेगा, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू मिलेगी 0.
तो ये लाइन कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन को जब देखोगे तो एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है और किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है। अब एक पॉइंट पे टच करने का मतलब है कि लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब है ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। और ओनली वन सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे, फ्रॉम एबव ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट कि इक्वेशन जो है, दोनों इक्वेशन के जो लाइंस हैं वो किसी एक पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस जो इक्वेशन बना है उसके ओनली वन सॉल्यूशन है। अब क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा था कि हेल्प हर टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट, कितने पैंट्स और स्कर्ट्स को चंपा ने बॉट किया है। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो इक्वेशन यहाँ मिला है इसके अकॉर्डिंग हमारे x की जो वैल्यू है वो है 1 और y की वैल्यू जो है वो है 0। तो x की वैल्यू 1 कहने का मतलब है x को हमने माना था पैंट, यानी पैंट एक खरीदा है बट स्कर्ट 0 खरीदा है, ठीक है। पैंट 1 खरीदा है, स्कर्ट कितना खरीदा है, 0 खरीदा है, ठीक है। तो बस यही आपको लिख देना है और ये था आपका आंसर। अब देखो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के सोल्यूशन को, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसीलिए उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।